हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हमारा आज का टॉपिक है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी को लाने की, यानी कि समानता के अधिकार को लाने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं, रिलीजन्स हैं, रेसेस हैं, कास्ट हैं और अलग अलग भाषाएं हैं। तो बहुत सारी विभिन्नताओं का देश है इंडिया। अब ऐसे में हमें किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा है? लोगों को समानता देने की, है ना, ताकि कोई भी ऊपर नीचे ऐसे कोई क्लासिफिकेशन ना रहे लोगों में। ठीक है, इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है? राइट टू इक्वालिटी की। यही रीजन था कि सबसे पहले किसको लाया गया? समानता के अधिकार को। अब इसके दो फेसेट्स हैं। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी के पहला क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहां से आया है? यूके से, मतलब ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। और ये कहां से आया है? यूएसए से, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्री में कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये कहां से लिया गया है, तो याद रखिएगा कि ये यूएसए का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अमेरिकन कॉन्सेप्ट। ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन है और ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट की। नेगेटिव कैसे है? अब आप जरा अपनी बेराइट उठाइए, उसमें आर्टिकल 14 खोलिए, उसमें लिखा होगा द स्टेट शैल नॉट डिनाई। ठीक है, तो स्टेट को मना किया जा रहा है ना, क्या करने की? कि वो मना नहीं करेगा किसी को भी। ठीक है, टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब स्टेट की ऑब्लिगेशन क्या क्या है? किसको किसको? पहला तो पर्सन हो गया। ठीक है, अब पर्सन में आपका क्या क्या इंक्लूडेड है? सिटीजन्स, कल मैंने बताया था ना, सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों। ठीक है, तो ये राइट किसको किसको अवेलेबल है? सभी को, हर एक व्यक्ति को राइट टू इक्वालिटी मिलेगा। जो भी व्यक्ति इंडिया में रह रहा है उसको ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी। तो चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, इवन आपका नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था 2014 का, उसके बाद से ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द टर्म पर्सन्स। ठीक है, तो ये आप क्या हो गया? सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स और कोई भी व्यक्ति जो भी इंडिया में रह रहा है वो क्या है? पर्सन, और उसको ये राइट मिला हुआ है। वो जाकर आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में या फिर आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में अपने राइट को इन्फोर्स करवा सकता है। ठीक है, अब आते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये कहां से आया? इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो एबी डाइसी के द्वारा दिया हुआ एक कॉन्सेप्ट है। एबी डाइसी की रूल ऑफ लॉ में, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के तीन कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तीन फेसेट्स हैं। पहला क्या है? एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, या फिर एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। ठीक है, तो क्या होगा कि कहां पर इक्वालिटी मानी जाएगी? रूल ऑफ लॉ कहां पे माना जाएगा? जहां पर आर्बिट्रेरीनेस नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्या हो गया? इक्वालिटी बिफोर लॉ। रूल ऑफ लॉ का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ। हम लोगों ने इसको भी लिया है इंडिया में। ठीक है, और पहला वाला कॉन्सेप्ट भी लिया है, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। ठीक है, तीसरा जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का वो है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। ये इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में क्या है? हम लोगों ने प्रेम्बल पढ़ा था ना, प्रेम्बल के अकॉर्डिंग क्या था? वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोगों ने इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। तो इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, है ना। तो इसलिए थर्ड कॉन्सेप्ट को छोड़ के रूल ऑफ लॉ के बाकी जो दोनों कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में एप्लीकेबल है। दैट इज एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस और इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का तो हम लोगों ने आर्टिकल 14 में ही ऐड कर दिया है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ये आपका जब क्या कहते हैं, आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर क्या है? इसमें आपका एक केस आता है बहुत इंपॉर्टेंट। ये फिलहाल ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके मेंस में जब राइट टू इक्वालिटी को पूछा जाता है तो उसमें या तो साथ में डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाता है, या फिर जो न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है वो पूछ लिया जाता है। ये मैं जितने टॉपिक्स आपको पढ़ा रही हूँ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, ये सारे आपके मेंस के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई थिंक आधे क्वेश्चंस तो फंडामेंटल राइट से होते ही हैं। ठीक है, मेंस में आपके। तो इसलिए इन सारे टॉपिक्स को बहुत
ध्यान से पढ़िएगा, ये आपका मेंस की आधी तैयारी हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन की। अब इसमें आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। जो केस था वो है आर.के. गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आर.के. गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आपका केस है 1981 का, ठीक है। अब इसमें ये कहा गया था कि दो टू टेस्ट दिए गए थे इसमें, किस चीज के लिए? रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। पहला क्या था कि हम देखेंगे इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब क्या हो गया कि हम जब कोई भी क्लासिफिकेशन करेंगे, देखो जो इस केस में सबसे पहले ये कहा गया था कि जो आर्टिकल 14 है वो क्लास लेजिस्लेशन को तो फॉरबिड करता है, मना करता है, लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन को मना नहीं करता है। मतलब कि अगर हमें लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को अलग तरीके से हमको क्लासिफाई करके उनको कुछ अलग प्रिविलेजेस देनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। बट वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, तो मान लिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपका सबसे पहला आ गया दो टेस्ट जो है उसमें इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या हमें किस चीज की जरूरत है, कौन कौन बेनिफिशियरीज होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जब हम लोग कोई स्कीम गवर्नमेंट लेके आती है तो वो सबसे पहले ये देखती है ना कि इसके बेनिफिशियरीज कौन होंगे, हम इसमें क्या क्या बेनिफिट्स देंगे लोगों को, या फिर किसके किसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगी, किस तरह से एप्लीकेबल होगी। तो वो सब क्या हो गया आपका? वो सब आपका इंटेलिजिबल डिफरेंशिया हो गया ना, कि हम अपना दिमाग लगा के चेक कर रहे हैं कि इसको हम किस तरह से क्लासीफाई करें, ठीक है, ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। अब सेकेंड आ गया आपका क्या? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। दूसरा है रैशनल रिलेशन। और रैशनल रिलेशन किससे होना चाहिए? टू द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड। जो ऑब्जेक्ट है किसी भी पर्टिकुलर एक्ट का, जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ रैशनल रिलेशन क्या बन रहा है, क्या तार्किक संबंध स्थापित हो रहा है। जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर रीजनेबल क्लासिफिकेशन करते हुए किसी लेजिस्लेशन को लेकर के आते हैं, तो हम उसमें दो चीजें चेक करते हैं, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, दूसरा क्या है? रैशनल रिलेशन, ठीक है। और किसके किसके बीच में जो भी ऑब्जेक्ट अचीव किया जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्कीम आती है, ठीक है, उसका एक ऑब्जेक्ट होता है कि अगर कोई किसानों के लिए आ रही है, कोई गरीब लोगों के लिए आ रही है, कोई गरीबी दूर करने के लिए, कोई भुखमरी दूर करने के लिए, तो उसमें एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का रैशनल रिलेशन होना चाहिए किस चीज से? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया से। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मैंने आपको बता ही दिया कि आप अपने दिमाग से पहले आप सोचो कि क्या क्या चीजों की हमें जरूरत है, किस तरह से हमको इसको अप्लाई करना चाहिए और कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया में आ गई। ये हो गया आपका आर.के. गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्या ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो है, क्या वो एक सिंगल इंडिविजुअल को भी किया जा सकता है? रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए ही करें, ठीक है। जो क्लास लेजिस्लेशन है, ठीक है, अब क्लास में कौन कौन इंक्लूडेड है, जरूरी नहीं है कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ही होना चाहिए। अगर हमें लगता है कि कोई एक व्यक्ति भी है, अगर उसको उसके राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं और उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन करें, ठीक है, तो वो भी इंक्लूडेड होगा इसमें, वो भी किसमें इंक्लूडेड होगा? रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है सिंगल इंडिविजुअल के लिए भी। तो एक व्यक्ति भी क्या हो सकता है? क्लास माना जा सकता है, किसके लिए? क्लास लेजिस्लेशन के लिए, ठीक है। अब आपका आता है प्रोसीजरल क्लासिफिकेशन। तो क्या प्रोसीजरल सब्सटैंटिव लॉज में तो आपका इक्वालिटी होएगी, ठीक है। क्या प्रोसीजरल जो लॉज होंगे, जैसे आपका सीआरपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, आपका सीपीसी हो गया, उसमें भी क्या होगा? हम इक्वालिटी को लेकर आएंगे। और अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है तो वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए, किस तरह से? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, और दूसरे क्या हो गया? रैशनल रिलेशन। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है स्पेशल कोर्ट्स, ठीक है। तो स्पेशल कोर्ट्स के लिए एक एक्ट आया, एक बिल पारित हुआ था, इन री स्पेशल, एक केस है ये, इन री स्पेशल कोर्ट्स बिल। ये है आपका 1978 का केस, ठीक है। इस पर क्या हुआ था?
कोर्ट से एडवाइजरी जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करवाया था अंडर आर्टिकल 143, ठीक है, इसलिए इसका नाम इनरी है। जब भी इनरी लिखा हो तो आप समझ लीजिएगा उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओपिनियन, अपनी एडवाइजरी जुरिडिक्शन एक्सरसाइज किया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ था कि ये जो बिल था ये पास कब के लिए किया गया था, जो ड्यूरिंग इमरजेंसी अगर कोई भी हाई ऑफिशियल्स हैं वो कोई भी ऑफेंस अगर कमिट करते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर ये बिल अप्लाई होने वाला था, ठीक है। बट इसमें लास्ट में क्या इसमें चेंज किया गया कि हम सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं, सिर्फ ड्यूरिंग इमरजेंसी नहीं, अगर नॉर्मली भी इन जनरल भी अगर कोई जो हाई ऑफिशियल है अगर वो अपनी पद का दुरुपयोग करता है या फिर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो हम क्या करेंगे उसको, तो हम उसके ऊपर भी ये बिल अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये एक्ट अप्लाई करेंगे। अब आता है आपका इसमें आप एक काठी रैनिंग रावत वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र का केस है। ये इन जनरल आपसे प्री में पूछ लिया जाता है, ठीक है, जिसमें ये कहा गया था कि काठी रैनिंग रावत इसमें बेसिकली आपका इसको स्पेशल कोर्ट्स को वैलिडिटी प्रदान की गई थी, ठीक है। तो अगर पूछा जाए क्या स्पेशल कोर्ट्स जो स्टैब्लिश किए जाते हैं क्या वो इक्वालिटी को निगेट नहीं करते हैं, क्या उसको मना नहीं करते कि हम अलग से स्पेशल कोर्ट्स किसी पर्टिकुलर चीज के लिए मना रहे हैं, तो नहीं। काठी रैनिंग रावत वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र, ये आपका है 1952 का केस। तो इसमें कहा गया था स्पेशल कोर्ट्स बनाए जा सकते हैं क्योंकि हम अगर कोई किसी प्रोसीजर को जल्दी करने के लिए, जैसे अभी भी हम लोग अमेंडमेंट्स लेकर के आते हैं तो 2 महीने का अमेंडमेंट किया गया, उसमें अगर कोई किसी बच्चे के अगेंस्ट रेप कमिट होता है तो वो 2 महीने का। तो इस तरह से अगर आप कोई भी क्लासिफिकेशन करते हुए आप कोई स्पेशल कोर्ट्स स्टैब्लिश करते हैं अगर, ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके, तो उसको वैलिडिटी दी गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था काठी रैनिंग रावत वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र 1952 के केस से, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी में या तो आपसे वो पूछा जाता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन या फिर न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। एक हो गया आपका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, ठीक है, और एक हो गया न्यू कॉन्सेप्ट। न्यू कॉन्सेप्ट में आपका जो केस है वो है ईपी रॉयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। यहीं से आपका न्यू कॉन्सेप्ट जो है एराइज हुआ था, ईपी रॉयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये है आपका 1974 का केस, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये कहा गया कि जो आर्बिट्रेरीनेस है और इक्वालिटी है ये दोनों स्वॉर्न एनिमीज हैं, ठीक है, एक दूसरे के दुश्मन हैं, ठीक है। जहां पर इक्वालिटी होगी, ठीक है, इक्वालिटी इज एंटीथेसिस टू आर्बिट्रेरीनेस। इसका मतलब क्या है, जहां पर इक्वालिटी होगी वहां पर आर्बिट्रेरीनेस नहीं होगी, और अगर आर्बिट्रेरीनेस होगी तो वहां पर इक्वालिटी नहीं मानी जाएगी, है ना। तो ये किस केस से आया था, ईपी रॉयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें ये कहा गया था कि राइट टू इक्वालिटी जब भी हम डिसाइड करेंगे तो हम उसमें क्या देखेंगे कि आर्बिट्रेरीनेस तो नहीं है। अगर आर्बिट्रेरीनेस है तो हम लोग ऑब्वियसली इक्वालिटी खत्म कर देंगे फिर, है ना। तो इक्वालिटी अगर हमें देनी है लोगों को तो आर्बिट्रेरीनेस को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद में इसमें आया आपका एक केस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस तो सबने सुना होगा, ये है आपका 1978 का केस, ठीक है। अब इसमें ये आपके आर्टिकल 21 के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला केस। इसमें क्या हुआ, इसमें ये कहा गया कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं, ठीक है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं वो कहां से आते हैं, वो राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 है इसके अंदर उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो जब भी हम इक्वालिटी डिसाइड करेंगे तो हम ये जरूर देखेंगे कि रीजनेबलनेस है वहां पर कि नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस, प्रिंसिपल ऑफ जस्ट फेयर एंड रीजनेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो वो आपका प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस शुड बी देयर, और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को कहां पे हमने प्रोटेक्ट किया है, आर्टिकल 14 में। तो जब न्यू कॉन्सेप्ट हम डिसाइड करते हैं तो ईपी रॉयप्पा का केस पहले देखते हैं, ठीक है, कि आर्बिट्रेरीनेस चेक करते हैं कि आर्बिट्रेरीनेस तो नहीं है वहां पर। दूसरा क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस।
जैसे आपका एक इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में एक है ऑडी अल्टरम पार्टम, ऑडी अल्टरम पार्टम, इसका मतलब क्या है, हियर द अदर साइड, मतलब दोनों पक्षकारों को सुनना, ठीक है, हियर बोथ द साइड्स इज ऑडी अल्टरम पार्टम, ठीक है। अब दोनों पक्षकारों को अगर सुना जा रहा है तो वो क्या, आपको क्या समझ में आ रहा है, इक्वालिटी है ना, समानता दी जा रही है कि हम इसको, इस पार्टी को भी सुनेंगे, इस पार्टी को भी सुनेंगे, तो समानता हो गई आपकी, ठीक है। तो वो भी आपका किस में आ जाएगा, राइट टू इक्वालिटी में। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो कहाँ प्रोटेक्ट किए गए हैं, राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि अनरीजनेबलनेस हम चेक कैसे करेंगे, हम आर्बिट्रेरीनेस चेक कैसे करेंगे। तो इसमें आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें वेडनेसबरी प्रिंसिपल दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वेडनेसबरी प्रिंसिपल। वेडनेसबरी प्रिंसिपल, इस केस का नाम है एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउसेस लिमिटेड, एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउसेस लिमिटेड वर्सेस वेडनेसबरी कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये है आपका केस जिसमें बेसिकली आर्बिट्रेरीनेस को एक्सप्लेन किया गया था कि हम कब मानेंगे कि आर्बिट्रेरीनेस है, ठीक है। तो इसमें पहला जो टेस्ट था वो था द अथॉरिटी टुक इनटू कंसिडरेशन फैक्टर्स दैट ऑट नॉट टू हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। हम कब मानेंगे कि आर्बिट्रेरीनेस है, अगर किसी अथॉरिटी ने उन फैक्टर्स को कंसिडर किया है जिनको कंसिडर नहीं किया जाना था, ठीक है। दूसरा क्या है कि या तो अगर ऐसे फैक्ट्स को कंसिडर नहीं किया है जिनको किया जाना चाहिए था, ठीक है, और उनका जो डिसीजन है, द डिसीजन वॉज सो अनरीजनेबल दैट नो रीजनेबल अथॉरिटी वुड एवर कंसिडर इम्पोजिंग इट। और वो जो डिसीजन लिया गया वो कैसा था, वो इतना अनरीजनेबल है कि कोई भी जब रीजनेबल अथॉरिटी कोई होगी जो अपने रीजन के अकॉर्डिंग काम कर रही होगी तो वो कभी भी उसको अप्लाई नहीं करेगी, ठीक है। तो वो आपका क्या माना जाएगा, आर्बिट्रेरीनेस। और उस तरह से वेडनेसबरी प्रिंसिपल के थ्रू ही हमने आर्बिट्रेरीनेस का टेस्ट निकाला कि आर्बिट्रेरीनेस कब मानी जाएगी। तो अगर वो चीजें हैं तो हम आर्बिट्रेरी मान लेंगे, और अगर वो चीजें नहीं है तो हम वहां पर इक्वालिटी मान लेंगे, ठीक है। और अगर कहीं पर भी नेगेशन ऑफ इक्वालिटी है तो उसको हम क्या कहेंगे, आर्बिट्रेरीनेस, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया। प्लीज आप लोग ये काम करिएगा, आपके पास कोई भी बुक हो या रीडिंग मटेरियल हो, कुछ भी अगर आपके पास है ऐसा जिसमें आपको आर्टिकल 14 से रिलेटेड सारा मैटर दिया हुआ है तो आप प्लीज उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, तो जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो भी कंफ्यूजन है अगर कोई हो रहे उसके बाद में तो आप प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। थैंक यू।